नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं किरण मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। चूंकि प्री परीक्षा में आंसर सामने होता है, इसलिए ऐसे में रिवीजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपकी आंखों के सामने से न गुजरा हो या आपने जिसको सॉल्व न किया हो। तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए। यह आपके यूपी पुलिस री एग्जाम परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी। हम जीएस के साथ साथ हिंदी की भी सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज चलाते हैं, तो आप हिंदी की भी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं और उसमें आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तांबे के बर्तनों के लिए, ऑप्शन बी है स्वर्ण आभूषणों के लिए, ऑप्शन सी है लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए, और ऑप्शन डी है हाथी दांत के काम हेतु। तो बताइए कि तीसरी शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, इससे आपका स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो चलिए बताइए वारंगल क्यों प्रसिद्ध था। तो देखिए, वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। ठीक है ना, वारंगल की तलवारें बहुत फेमस थी। तो सी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग, कौन? अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी दिया है, ऑप्शन बी है तलैया बांध, कोनार नदी दिया है, ऑप्शन सी है गांधी सागर बांध, चंबल नदी दिया है, और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी दिया है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, सही है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, सही है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये तीनों बांध चंबल नदी पे हैं। तो तिलैया बांध कहाँ है? ये तलैया, या इसको कभी कभी तिलैया बांध भी लिख देते हैं, ये है। ये कोनार नदी नहीं है, ये बराकर नदी पे है। ठीक है ना। किस नदी पे है? ये है बराकर नदी पे, झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, तिलैया अथवा तलैया, ठीक है, तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कोनार नदी पे कोनार बांध है। देखिए, कोनार नदी पर भी है बांध, कोनार बांध है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ठीक है ना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है कोयला, और ऑप्शन डी है एस्फाल्ट। तो इसमें कौन सा पेट्रोलियम के उपोत्पाद के रूप में निकलता है? वो है एस्फाल्ट। डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट का उत्पादन पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान होता है। ठीक है ना। कैसे होता है? एस्फाल्ट का उत्पादन जो होता है वो पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व तो किसको है? आपको बताना है कि कौन आर्थिक समीक्षा को तैयार करता है और उसे प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नीति आयोग को, ऑप्शन बी है योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय को और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो बताइए आर्थिक समीक्षा जो है कौन तैयार करता है? तो देखिए आर्थिक समीक्षा तैयार करता है वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन सही है। वित्त मंत्रालय को आर्थिक समीक्षा तैयार करने की जिम्मेदारी और उसके प्रकाशन की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत की आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा। ठीक है ना। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूंकि उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रथम पुलिस संग्रहालय है देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? हम इसको इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है लखनऊ। अब बताइए प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। किस जिले में? गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? आपको ये बताना है कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनमें कौन से ऐसे तत्व की कमी होती है जिसके लिए वो कीटों को पकड़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो बताइए इसमें किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे कीड़े पकड़ते हैं? तो देखिए इसमें क्या सही है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़ते हैं। कीट बच्ची पौधे जैसे कौन है? जैसे ड्रोसेरा है, नेफेंथिस खासियाना या घटपर्णी जिसे कहते हैं घटपर्णी है। ठीक है ना, ये कीट बच्ची पौधे हैं। ये उगते ही ऐसी भूमि में है जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है ना, तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े खाते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीट भक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है ना, इसलिए ये पौधे कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीट भक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है भारत में। अब देखिए भारत में कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है आज का हमारा। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी है वित्त आयोग से और ऑप्शन डी है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो बताइए भाग 16 किससे संबंधित है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए ये है डी ऑप्शन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकरण का संबंध, अब देखिए प्रशासनिक अधिकरण का जो संबंध है वो किससे है? वो भाग 14 से है। ठीक है ना, भाग 14 कैसे? प्रशासनिक अधिकरण है भाग 14 कैसे है। ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भाग 14 से है। किससे है? अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध भाग 14 से। देखिए अखिल भारतीय सेवाएं भाग 14 है और अधिकरण भाग 14 का है। साथ ही वित्त आयोग का जो संबंध है वो किससे है? वो भाग 12 से है। ठीक है ना, वित्त आयोग का संबंध किससे है? भाग 12 से है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। अब देखिए सॉल्व करते चलते हैं। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के समय हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दिया है तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ? ये शायद बेलेजली के ही समय में हुआ था, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ है। किसके काल में? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ? ये जो हुआ ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817-18 में हुआ, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, तो वो गलत है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़ते समय आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, है या नहीं है, नहीं तो गलत प्रश्न पढ़ने से आंसर गलत निकलेगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए इसमें दिया है पालघाट दर्रा केरल है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, लिपुलेख उत्तराखंड है, लिपुलेख माना नीति ये सब जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है ना। नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया है कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम। नाथुला कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है कि जो पारतंत्रों की उत्पादकता है उसको घटते क्रम में ले जाना है, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर। तो देखिए ऑप्शन ए है महासागर, झील, घास स्थल तथा मैंग्रोव। तो महासागर में कम होता है इसलिए पहले घटते से तो नहीं हो जाएगा। मैंग्रोव, देखिए मैंग्रोव सही है लेकिन घास स्थल में महासागर से ज्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए मैंग्रोव है नंबर 1 पे, घास स्थल नंबर 2 पे, फिर झील आ जाता है, फिर महासागर, ये सही है। जो उत्पादकता है पारतंत्रों की वो ऐसे ही है। देखिए पहले पे मैंग्रोव है, दूसरे पे घास स्थल है, तीसरे पे झील और चौथे पे महासागर है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है महासागर में, देखिए महासागर पहले दे दिया तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि महासागर में सबसे कम उत्पादकता होगी इन सब में, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम क्या है? देखिए मैंग्रोव नंबर 1 पे है, फिर घास स्थल है, फिर झील है और फिर महासागर है, ठीक है ना। तो मैंग्रोव के बाद घास स्थल उससे कम होता है, फिर झील में महासागर से अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे ये प्रश्न एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है, जहां हम कम से कम समय में आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। आप अगर इसके पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी और जीएस का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सब में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक प्रश्नों का दोहराव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो इसका पूछने का मतलब है कि जो प्राचीन काल का भारतीय पृथ्वी का वायुमंडल था उसमें कौन सी गैस नहीं थी।
ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैस नहीं थी? वो थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले नहीं थी, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन या आदिम पृथ्वी पर के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, मतलब इतनी कम मात्रा में थी कि आप उसे अनुपस्थित भी मान सकते हैं। जबकि सबसे ज्यादा क्या थी? मीथेन थी, अमोनिया थी और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी, ठीक है ना। तो मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी आदिम पृथ्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कि कौन से देश हैं जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है लातविया और पोलैंड, ऑप्शन बी है लातविया और रूस, ऑप्शन सी है स्वीडन और रूस और ऑप्शन डी है स्वीडन और नॉर्वे। आपको बताना है कि कौन बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, आप तुरंत मैप उठाइए और बाल्टिक सागर के किनारे किनारे के देश देख जाइए। देखिए ऑप्शन डी है स्वीडन और नॉर्वे, ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्तरी यूरोप में कहाँ है? उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से, कितने देशों से? 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश हैं। इसके तट पर कौन कौन स्थित देश हैं? पहला है डेनमार्क, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है पोलैंड और चौथा है लिथुआनिया, पांचवा है लातविया, छठवां है एस्टोनिया, सातवां है रूस, आठवां है फिनलैंड एवं नौवां है स्वीडन। देख रहे हैं आप। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बाल्टिक सागर कहाँ स्थित है, तो आप तुरंत बताएंगे उत्तरी यूरोप में। अगर कोई पूछे कि बाल्टिक सागर के तट पर कितने देश हैं, तो आप तुरंत बताएंगे 9 देश हैं। कौन कौन से देश उसमें आते हैं? तो देखिए डेनमार्क आता है, जर्मनी आता है, पोलैंड आता है, लिथुआनिया आता है, लातविया आता है, एस्टोनिया आता है, रूस आता है, फिनलैंड आता है एवं स्वीडन। ये 9 देश हैं जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों, किसके? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 123। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 117 में। ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 117 में, कहा? संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और 119 में क्या किया गया है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। देखिए अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की चर्चा है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया है। जबकि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया, ठीक है ना। तो इसको आराम से दोहराइएगा, गलतियां न होने पाए। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कहां से संबंधित थे? ऑप्शन ए फारसी ईरानी थे, ऑप्शन बी है अफगान थे, ऑप्शन सी है चगताई तुर्क थे और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुगल शासक क्या थे? मुगल शासक थे चगताई तुर्क, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मुगल शासक जो है वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता
चगतई तुर्क का नाम मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है ना, चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे चगतई तुर्क का नाम पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन ए है आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन बी है, देखिए आम आदमी बीमा योजना सामाजिक संरक्षण का काम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी सामाजिक संरक्षण का काम है। ऑप्शन डी है असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, यह भी सामाजिक संरक्षण का काम है। जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यह सामाजिक संरक्षण का कार्य नहीं है, यह रोजगार से संबंधित कार्य है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, अब देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? यह एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। ठीक है ना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? यह एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि परिवहन संचार और वाणिज्य किस गतिविधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है प्राथमिक गतिविधियां, ऑप्शन 2 है विद्युतीय गतिविधियां, ऑप्शन 3 है तृतीय गतिविधियां और ऑप्शन डी है ग्रामीण गतिविधियां। तो बताइए किस में आता है परिवहन संचार और वाणिज्य? ये आता है तृतीय गतिविधियों में। ठीक है ना, किस में आता है? तृतीय गतिविधियों में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी ऑप्शन सही है। देखिए उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। इसे 3 क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है एवं संबद्ध वस्तुएं आती हैं, खनन और उत्खनन आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? कारखाने आते हैं, निर्माण आता है, बिजली आती है, जल आपूर्ति आती है, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबद्ध वस्तुएं, खनन और उत्पादन आता है। द्वितीय क्षेत्र में कारखाने, निर्माण, बिजली, जल आपूर्ति, मतलब यहाँ से कच्चा माल तैयार हुआ और जब कारखाने में गया तो वो द्वितीय क्षेत्र हो गया, और जब कारखाने से निकला तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है उस माल का परिवहन। ठीक है, तो परिवहन हुआ। फिर व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए है वसा, प्रोटीन, विटामिन। ऑप्शन ए है वसा, प्रोटीन, विटामिन। ऑप्शन बी है विटामिन, लवण, जल। ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखिए सी ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट ये हम सबसे ज्यादा लेते हैं दिन भर में, फिर वसा और प्रोटीन, ये तीनों जो है मनुष्य के शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए अगर कोई पूछे कि तुरंत ऊर्जा के लिए हमको क्या खाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे लोग केला खाते हैं, केला क्यों खाते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वो तुरंत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हुए रोगों से बचाता है। ठीक है ना, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हुए रोगों से बचाता है। फिर वसा, देखो वसा है ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ ऊर्जा के आवश्यक संग्रहण का भी काम करता है। ठीक है ना, ऊर्जा के आवश्यक संग्रहण का भी काम करता है।
ठीक है ना। तो ये हो गया वसा। फिर प्रोटीन है, शरीर में हुई क्षति को पूरा करते हुए रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? शरीर में हुई क्षति को कवर करने का काम कौन करता है? वो है प्रोटीन। और उसके बाद रोगों से लड़ने में सहायता कौन करता है शरीर को? वो है प्रोटीन। प्रमुख स्रोत जो प्रोटीन के हैं वो क्या है? सोयाबीन है, अंडा है, मछली है, आदि है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो देखिए वर्ष 1936 में, कब? वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? वर्ष 1936 में लखनऊ में। कहा? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कहाँ के? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है ना। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अब इसमें देखिए प्रश्न में प्रश्न कैसे बनाया जाता है। अब देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान कौन थे? एनजी रंगा इसके महासचिव थे। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अखिल भारतीय किसान सभा का वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, अर्थात अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है असम। तो कहाँ जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? वो है ऑप्शन बी, नागालैंड में। ठीक है ना। अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, सॉरी, अनुसूचित जनजातियां नहीं, अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग है? सूरमा उद्योग। आप इस प्रश्न को बहुत कायदे से समझ रहे होंगे और आपको आंसर भी याद आ गया होगा। आप आंसर को अपने तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है वाराणसी, गलत है। ऑप्शन बी है प्रयागराज, ये भी गलत है। मुरादाबाद, ये भी गलत है। बरेली। सूरमा उद्योग कहाँ? बरेली का सूरमा जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है ना। तो ये हो गया, डी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बरेली जो है सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बांस का अधिक उत्पादन होता है इसलिए इसे बांस बरेली भी कहते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए किसी को बांस बरेली कोई आपको कहे तो आप समझ जाएंगे बरेली को कह रहा है। कोई किसी को कहे कि पीतल नगरी क्या है तो आप जान जाएंगे मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में
पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी इसके पहले की यूपी पुलिस के जीके की और हिंदी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिए। आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए यह सीरीज एकदम रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें आप कम से कम समय में अधिक से अधिक संभावित प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।